बंधुओं, दोस्तों और नौजवान विद्यार्थियों, आज हमारी बातचीत का विषय है यूक्रेन और रूस के मध्य छिड़ा युद्ध। इसी साल 23 फरवरी को 2022 की 23 फरवरी को रूस की सेना ने यूक्रेन पर धावा बोल दिया था। और उल्लेखनीय बात यह है कि 24 अगस्त यूक्रेन का अपना स्वातंत्र दिवस है, जो कि उन्होंने बहुत उत्साह से, बड़े जोशो खरोश के साथ इस बार मनाया। इसी युद्ध के दौरान राजधानी कीव में ये समारोह ज़बरदस्त ढंग से हुआ और वहाँ पर जो रूसी टैंक उन्होंने नष्ट किए हैं यूक्रेन की सेना ने, उनका भी ज़बरदस्त प्रदर्शन किया गया। तो 24 अगस्त 1991 को आज़ादी मिली थी यूक्रेन को। यूक्रेन ने अपना आज़ादी का दिवस 24 अगस्त को मनाया और इसी रोज़ इस युद्ध के करीब 6 महीना 1 दिन पूरा हुआ था। 6 महीना 1 दिन 24 अगस्त 2022 को। इस तरह से अभी तक यूक्रेन बनाम रूस का युद्ध जो है वो 7वां महीना चल रहा है उसका। और 4.5 करोड़ यूक्रेनी हैं, 4.5 करोड़। और वो अपने राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की नेतृत्व में बहुत एकजुट होकर बड़े जुनूनी ढंग से लड़ रहे हैं, बहुत जुनूनी ढंग से लड़ रहे हैं। एक बड़ी सैन्य शक्ति होने के बावजूद, आप जानते हैं रूस कितनी ताकतवर सैन्य शक्ति है। एक दौर में तो वो नंबर 1 हुआ करती थी अमेरिका के मुकाबले में, लेकिन विघटन के बाद उसका पराभव हो गया उसकी सैन्य शक्ति का, और वो उतनी शक्तिशाली नहीं रही जितनी कि सोवियत संघ के दौर में थी। इसके बावजूद भी वो काफ़ी बड़ी सैन्य शक्ति है आज भी। इसके बावजूद भी छोटा सा यूक्रेन, उसके मुकाबले सिर्फ 1 लाख सेना है, जबकि रूस के पास तो करीब 15-20 लाख सेना कही जाती है, जो उसकी रेगुलर आर्मी है। वो अभी तक उस पर निर्णायक विजय प्राप्त नहीं कर सकी। पश्चिम के नाटो राष्ट्रों ने पिछले अप्रैल में ही, यानी कि 2021 के अप्रैल में ही ये अंदाज़ा लगा लिया था उसकी खुफिया एजेंसियों ने कि यूक्रेन पर रूस का ज़बरदस्त आक्रमण हो सकता है, किसी वक्त भी हो सकता है। लेकिन लोगों ने यकीन नहीं किया। रूस तो ये कहता रहा कि उसने अपनी सेनाएं सरहद पर लगाई हैं यूक्रेन की, सिर्फ सैनिक अभ्यास के लिए। लेकिन जो नाटो राष्ट्र वह हैं जो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के तहत एकजुट हुए हैं सैन्य तौर पर। ये सैन्य संगठन है नाटो, और रूस के आक्रमण के बारे में उन्होंने पहले चेतावनी दी थी। तो इस तरह नाटो सैन्य संगठन में शामिल होने की प्रबल महत्वाकांक्षा लिए यूक्रेन के लोग थे। जेलेंस्की जो थे वहाँ के राष्ट्रपति, वो चाहते थे कि नाटो सैन्य संगठन के अंदर यूक्रेन शामिल हो जाए। बहुत सारे सोवियत संघ के पुराने हिस्से जैसे पोलैंड है या और भी कई कंट्री है, रोमानिया है, कई सारे देश हैं पश्चिमी पूर्वी यूरोप के, जो कि नाटो के सदस्य बने हैं, नाटो सैन्य संगठन के। और इसी तरह यूक्रेन भी चाहता था, लेकिन क्योंकि यूक्रेन एकदम निकट है, एकदम सीमा से, सरहद से सटा हुआ है और काफ़ी लंबी सरहद उसकी मिलती है रूस के साथ, तो रूस को यह खतरा था, राष्ट्रपति पुतिन को, कि अगर नाटो का ये सदस्य बन गया, जेलेंस्की की हुकूमत अगर नाटो की सदस्य बन गई, तो एकदम द्वार पर नाटो की फौजें आ जाएंगी, उसके द्वार पर। और यही एक प्रस्थान बिंदु है जहाँ से ये सारा मामला शुरू होता है, और उसके द्वार पर सन्नद्धना हो जाए नाटो फोर्सेस, मिलिट्री फोर्सेस। यहीं इसीलिए पुतिन लगातार दबाव बनाते रहे जेलेंस्की पर और हुकूमत यूक्रेन पर कि वो किसी तरह बाज आए और नाटो में शामिल ना हो, लेकिन उसके लिए वो तैयार नहीं हुए, और उसका नतीजा ये युद्ध है। यही सबसे बड़ा कारण है इस युद्ध का। और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण, तत्कालिक कारण यही है। तो आज की दुनिया आप जानते हैं 2 हिस्सों में फिर से विभाजित हो चुकी है। शीत युद्ध का दौर फिर से शुरू हो चुका है। 1990 में सोवियत संघ के पराभव के बाद, विघटन के बाद, ये शीत युद्ध का समापन मान लिया गया था। और उस समय एक सुपर पावर थी, सिर्फ एक सुपर पावर, दैट वाज अमेरिका वाज सुपर पावर आफ्टर 1990। तो इसके बाद, लेकिन अब ये जब से पुनरोदय हुआ है रूस की शक्तियों का, तो एक नया शक्तिशाली गुट बन चुका है। रूस का, चीन का, ईरान का, और भी बहुत सारे देश शामिल हैं। और इधर ये पुराना नाटो सैन्य संगठन है ही, जो कि महाशक्ति था और महाशक्ति है आज भी। तो इस तरह से 2 महाशक्तियाँ आपस में भिड़ गई हैं यूक्रेन युद्ध में।
हालांकि सीधा टकराव नहीं रहा है। और यूक्रेन युद्ध में एक तरफ अमेरिका के नेतृत्व में नाटो राष्ट्र खड़े हैं और दूसरी तरफ रूस के साथ खड़े हैं चीन, रूस, ईरान, क्यूबा, लैटिन अमेरिका के और भी कई देश हैं। इस तरह से ये देश, उत्तरी कोरिया, ये पूरी तरह से खड़े हैं रूस के साथ इस युद्ध में। तो नाटो का जो सैन्य सलाहकार हैं जनरल जिम हाकन कुल, ये जनरल हैं, इन्होंने कहा है कि देखिए रूस सारे सुपरसोनिक हथियार इसमें इस्तेमाल कर चुका है अभी तक युद्ध में, लेकिन इस युद्ध में निर्णायक फतेह नहीं हो रही है यूक्रेन की, और बहुत ज़बरदस्त टक्कर दी है। अनुमान से ज़्यादा, पुतिन को इतना अनुमान नहीं था जिस वक्त ये दावा बोला 23 फरवरी 2022 को कि ये कुछ दिनों की बात है और वो राजधानी कीव पर, जो राजधानी है वहाँ की यूक्रेन की, उस पर आधिपत्य स्थापित कर लेंगे। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ, ऐसा संभव नहीं हुआ। उनको इतना ज़बरदस्त प्रतिरोध झेलना पड़ा। आप वो पुराने दिनों की उस दौर की याद कीजिए, मार्च तक की। ये फरवरी में शुरू हुआ और मार्च के आखिर तक ये एक काफिला चल रहा था 60 किलोमीटर लंबा रूसी फौज का, जो कीव पर धावा बोलने के लिए तैयार था, कीव पर आधिपत्य करने के लिए। लेकिन ये मंशा पुतिन की सफल नहीं हुई और कीव का उन्होंने ख्याल छोड़ दिया, क्योंकि इतना ज़बरदस्त प्रतिरोध मिला। और जो काफिला चला था वो कहीं दलदल में फंसा, कहीं युद्ध में फंसा, उसके टैंक तोड़ दिए गए। अभी तक भी इस युद्ध में करीब 700 टैंक गंवा चुकी है रूस की फौज। 700 टैंक, बड़े टैंक, क्योंकि एंटी मिसाइल्स, जेवलिन मिसाइल्स अमेरिका ने उन्हें दे दिए हैं। वो जेवलिन मिसाइल जो ऊपर जाकर वार करती हैं, वो सामने से वार नहीं करती, वो ऊपर से वार करती हैं, टैंक को तोड़ देती हैं। तो ये जेवलिन मिसाइल मिल गई है यूक्रेन को, बड़ी भारी संख्या में यूक्रेन को अमेरिकन और नाटो राष्ट्रों के हथियार मिल रहे हैं, जिसमें इंग्लैंड भी शामिल है और फ्रांस भी शामिल है, जर्मनी शामिल है, बहुत सारे राष्ट्र शामिल हैं। आप जानते हैं बड़े बड़े शक्तिशाली राष्ट्र शामिल है नाटो फोर्सेस के अंदर। और इस तरह से ये उनका अनुमान है कि ये कहीं ऐसा ना हो कि राष्ट्रपति पुतिन बौखलाकर इस हार से, एक तरह की हार ही हो रही है, उनकी पराजय हो रही है इस युद्ध में। यूक्रेन जैसा छोटा देश एक महाशक्ति को हरा रहा है, बहुत सारे स्थानों पर वो पुनः आधिपत्य कर रहा है जो उसने गंवा चुके थे इस 6 महीने की पूरी लड़ाई के अंदर। जैसे मैंने बताया आपको कि ये 7वां महीना चल रहा है युद्ध का, और इस युद्ध के 6 महीनों में बहुत सारे इलाके जीत लिए थे रूसियों ने, जो दक्षिण यूक्रेन के इलाके हैं। लेकिन अब दोबारा उन पर आक्रमण कर रही है यूक्रेन की फौज। तो थोड़ा सा यूक्रेन की स्थिति भी हम समझ लेते हैं, उसकी भौगोलिक स्थिति को भी। ये ऐसा समझिए, हिंदुस्तान की राजधानी जो दिल्ली है, उससे यूक्रेन की राजधानी कीव करीब 4000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यूक्रेन पूर्वी यूरोप का एक बड़ा शक्तिशाली और बड़ा सुंदर राष्ट्र है, बहुत ही दर्शनीय राष्ट्र है, जहाँ एक से एक खूबसूरत प्राचीन सभ्यता के शहर हैं, प्राचीन सभ्यता के। और यूक्रेन के पूर्व में, जैसे आप जानते हैं, रूस है जिससे उसका युद्ध जारी है। उत्तर में बेलारूस है, पोलैंड है, चेक रिपब्लिक है, स्लोवाकिया है, और पश्चिम में स्थित है हंगरी। दक्षिण पश्चिम में यूक्रेन के है रोमानिया और मालदोवा। ये पुराने सोवियत संघ के हिस्से हैं। मालदोवा पुराना हिस्सा है, रोमानिया तो एक पृथक राष्ट्र था। और दक्षिण में है काला सागर और अजोव सागर, ये 2 सागर हैं दक्षिण में। तो इस तरह से ये यूक्रेन जो है पूर्वी यूरोप का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट देश है, जिसके अंदर रूसी नस्ल के लोग ही मूलतः रहते हैं, स्लाव जाति के लोग रहते हैं। सबसे बड़ा नगर आप जानते ही हैं, राजधानी कीवी है, और बहुत सारे नगर हैं वहाँ पर। 10 बड़े प्रमुख नगर हैं। जो 9वीं शताब्दी की बात हम बताएं, थोड़ा इतिहास पर भी दृष्टि डालें यूक्रेन के, जहाँ हमने भूगोल पर इसके थोड़ा सा दृष्टिपात किया, वहाँ थोड़ा सा इसके इतिहास पर भी एक नज़र डाल लें हम लोग। 9वीं शताब्दी में आधुनिक जो यूक्रेन का इतिहास है, बहुत प्राचीन इतिहास में हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि एक बहुत ही एक छोटा सा वीडियो हम बना रहे हैं अपने विद्यार्थियों के लिए, यूक्रेन और रशियन वार पर जो अभी जारी है और अपने भीषण रूप में जारी है। तो 9वीं शताब्दी में ये कीवियन रूस के नाम से एक बड़ा शक्तिशाली राज्य बनकर उभरा था। उस समय रूसी साम्राज्य की राजधानी मास्को नहीं होती थी, कीव थी, जो आज कल यूक्रेन की राजधानी है।
तो जैसे मैंने बताया, एक ही जाति के लोग हैं, स्लाव जाति के लोग हैं, धर्म भी इनका एक है। मुख्य मूलतः ये ऑर्थोडॉक्स चर्च के अनुयायी हैं, चाहे रूसी हों चाहे यूक्रेनी हों, तो एक तरह के भाई हैं, नस्ली दृष्टि से भी और धार्मिक दृष्टि से भी एक दूसरे के भाई हैं ये लोग। और एक साथ इनका बड़ा साम्राज्य रहा है। लेकिन ये 12वीं शताब्दी आते आते ये साम्राज्य थोड़ा बिखरने लगा था, और 19वीं शताब्दी में तो इसका एक बड़ा भाग रूसी साम्राज्य में मिला, जो नया जार का साम्राज्य था, और बाकी भाग ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर में जा मिला। ये दो हिस्सों में बट गया ये एम्पायर। ये कीवियन रशियन एम्पायर जो था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो 9वीं शताब्दी में स्थापित हुआ था। और बहुत उथल पुथल रही, एक लंबा इतिहास है, उसकी तमाम तफसील में हम नहीं जा रहे हैं। हम एकदम सोवियत क्रांति के युग में जाते हैं। 1917 में सोवियत संघ में क्रांति हुई, रशिया में क्रांति हुई, और उस वक्त एक नए राज्य का उदय हुआ जिसको साम्यवादी राज्य कहा जाता है। कम्युनिस्ट स्टेट वाज फॉर्म अंडर द लीडरशिप ऑफ कॉमरेड लेनिन। लेनिन वाज अ डिक्टेटर, लेनिन वाज द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ दैट सोवियत यूनियन। और उसकी पहल पर 1921 में ही ये साम्यवादी जो सोवियत संघ था, इसके संस्थापकों में एक यूक्रेन बना। यूक्रेन सोवियत रिपब्लिक था, वहाँ भी एक कम्युनिस्ट इंकलाब हुआ, और दोनों ने मिलकर एक सोवियत संघ का जन्म दिया, और बहुत सारे देश इसमें शामिल हुए, जो कि बाद में 1990 के बाद 15 देश थे जो अलग हो गए सोवियत संघ से। तो इस तरह से ये एक तरह का फाउंडर मेंबर है सोवियत यूनियन का। अर्ल जो पुरानी सोवियत यूनियन है, ऐतिहासिक सोवियत यूनियन है। और जब 22 जून 1941 को जर्मन सेना ने धावा बोला सोवियत संघ पर, सोवियत यूनियन पर, तो उसका सबसे पहला हमला यूक्रेन ने झेला, सबसे पहला हमला। और 4 वर्ष का युद्ध चला ये, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, याद कीजिए। इट वाज स्टार्ट इन 1939, बट इन 1941 सोवियत यूनियन वाज अटैक्ड आफ्टर 2 years. After 2 years of inception of World War II, which was started in 1939, तो ये जो एक्सेस पावर्स थी ये एक तरफ थी, और एलाइड पावर्स एक तरफ थी। पर एक समझौता किया था सोवियत संघ और जर्मनी के बीच में, स्टालिन और हिटलर के बीच में, कि ये नॉन वार ट्रीटी थी, विच वाज वायलेटेड बाय हिटलर, जिसको हिटलर ने भंग किया और सोवियत यूनियन पर हमला बोल दिया, क्योंकि तब तक उसको कोई हार हासिल नहीं हुई थी और वो एकदम मदान हो चुका था युद्ध के अंदर। उसको हर मोर्चे पर फतेह मिल रही थी हिटलर को। तो इस तरह से जो एक्सेस पावर थी, इनमें एक तरफ जर्मनी था, इटली था और जापान था, ये 3 मुख्य राष्ट्र थे। और एलाइड पावर्स में आप जानते हैं अमेरिका था, इंग्लैंड था, फ्रांस था, ये भी मुख्य राष्ट्र थे। और इनके साथ जुड़ा फिर सोवियत यूनियन 41 में। तो कीव ने सबसे ज़्यादा लोहा लिया, जिस कीव पर हमला और कब्जा करने चले थे पुतिन, वो भूल गए उसका इतिहास। पुतिन ये भूल गए कि कीव जो था, इस प्रतिरोध में जो उन्होंने जर्मन सेना को दिया था, नाजी फौज को दिया था, उसमें ये इमर्ज एज ए हीरो सिटी, इतिहास में दर्ज है। और 6 लाख सोवियत सैनिक मारे गए थे इसी यूक्रेन की धरती पर, जिसमें 1 लाख मरने वाले यूक्रेनी थे, 1 लाख मरने वाले। और बुरी तरह से हार मिली थी हिटलर को, नाजियों को। और स्टालिनग्राड की आप लड़ाई याद कीजिए, जो सबसे भयंकर लड़ाई हुई है। और कीव की लड़ाई, जैसे मैंने बताया, जो कीव में बैटल हुई है, उसमें भी बहुत बड़ी लड़ाई हुई, उसमें नाजियों की हार हुई। इट इमर्ज लाइक ए हीरो सिटी, आज भी उसको हीरो सिटी कहा जाता है। उस हीरो सिटी पर कब्जा करने चले थे राष्ट्रपति पुतिन, सबक सिखाने के लिए जेलेंस्की को, हुकूमत यूक्रेन को। तो लाल सेना का दौर था, जबकि यूक्रेनी और रूसी एक साथ थे। इसके बाद पश्चिमी यूक्रेन में, जो वेस्टर्न यूक्रेन है, उसी दौर में एक विद्रोही सेना का जन्म भी हुआ था, जिसको लिबरेशन आर्मी कहते थे, यूक्रेनी लिबरेशन आर्मी। और वो आज़ादी चाहती थी, तब भी आज़ादी की एक भावना थी यूक्रेनियों में। लेकिन अल्टीमेटली, क्योंकि सोवियत यूनियन बहुत पावरफुल था, स्टालिन उस समय वहाँ का सबसे बड़ा लीडर था, और बड़ा ही ज़बरदस्त लीडर था, उसको विजय भी मिल चुकी थी 1945 में वर्ल्ड वॉर में। ही ऑल्सो इमर्ज लाइक ए हीरो ऑफ द एलाइड पावर्स। जो एलाइड पावर्स थी, जिनकी मैंने बात बताई, वो 4 बड़ी पावर्स थी, जिसमें इंग्लैंड मुख्य पावर थी, फिर अमेरिका था, फ्रांस था और रशिया था।
तो इसमें इसमें जो है वो उनको दबा दिया गया, इस लिबरेशन आर्मी को, और कुचलकर वो यूक्रेन साथ ही रहा, लंबे वक्त तक साथ रहा। और आपको आश्चर्य होगा कि स्टालिन के बाद सबसे बड़ा लीडर बनने वाला जो व्यक्ति था वो यूक्रेनी था, उसका नाम था निकिता क्रुश्चेव। ही वॉज ए यूक्रेनी पर्सन, ही वॉज ए यूक्रेनी लीडर। वो एक ज़माने में यूक्रेन की कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हुआ करता था और बाद में सोवियत यूनियन की पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बना। वो फौज का जनरल भी था, ही वॉज लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ द रेड आर्मी। क्रुश्चेव के बाद एक और बड़ा लीडर यूक्रेन का सत्ता नशीन हुआ। क्रुश्चेव को जब हटाया गया कम्युनिस्ट पार्टी ने, वो एक लंबा इतिहास है, उसमें हम नहीं जाना चाहते। हम अपना पूरा का पूरा फोकस जो है वो युद्ध पर ही केंद्रित करेंगे। थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा समझ में आए कि यूक्रेन है क्या ये, आखिर ये झगड़े की जड़ क्या है। इसके बाद ब्रेजनेव बने, ब्रेजनेव भी यूक्रेन से ही आए थे और यूक्रेनी थे। तो दो बड़े लीडर, स्टालिन तो जॉर्जिया के थे, जॉर्जिया अलग भी सोवियत संघ का हिस्सा था जो बाद में अलग हुआ, जिस पर अभी पुतिन ने इससे पहले आक्रमण किया था जॉर्जिया पर, यूक्रेन से पहले आक्रमण किया था, वहाँ के थे स्टालिन। तो 1945 में जब फतह हासिल हो गई और यूनाइटेड नेशंस का स्थापना हुई तो यूक्रेन को अलग दर्जा दिया। आप मैं तो समझिए इसका अलग अस्तित्व समझा गया और यूक्रेन और सोवियत यूनियन दो सदस्य बने, यूनाइटेड नेशंस के दो सदस्य। सोवियत यूनियन तो परमानेंट मेंबर बनाया गया सिक्योरिटी काउंसिल का, अलॉन्ग विद अमेरिका, रिपब्लिक ऑफ चाइना, चांगकाई शेख थे उस समय वहाँ के शक्तिशाली, फ्रांस, इंग्लैंड, दे आर द 5 मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। वो सिक्योरिटी काउंसिल जो राज करती है यूनाइटेड नेशंस पर, कोई वीटो कर दे उसके प्रस्ताव पर तो वो कोई मिलिट्री एक्शन नहीं ले सकती यूनाइटेड नेशंस। तो सबको वीटो पावर्स हैं परमानेंट मेंबर्स को। अब तो उसका रिपब्लिक ऑफ चाइना जो कम्युनिस्ट चाइना वो परमानेंट मेंबर है 1979 के बाद। तो यूक्रेन एक जो है स्वतंत्र देश बन गया विघटन के बाद। जब विघटन हो गया 1990 में, गोर्बाचोव थे उस समय वहाँ के लीडर, कम्युनिस्ट पार्टी के सबसे बड़े लीडर थे, और वो विघटन हो गया। उसकी एक लंबी कहानी है, येल्सिन उनके बाद लीडर बने। और ये जो पूरा यूक्रेन है ये करीब करीब समझिए कि 6 लाख से अधिक वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा है, इट्स ए बिग कंट्री, और दुनिया का 45वां देश है भूभाग की दृष्टि से। और यूरोप में रूस के बाद सबसे बड़ा देश यूक्रेन ही है, सबसे बड़ा देश यूरोप में, जिसको सबसे बड़ी धरती जिसके पास है। तो यूक्रेन की धरती का 7% इससे पर सिर्फ पानी है, ज़्यादातर भूमि है उसके पास। और 4.5 करोड़ की जो आबादी हमने बताई आपको करीब करीब, उसमें 17%, ओनली 17% आर रशियंस, राउंड अबाउट 80% आर यूक्रेनीज, 1% आर मुस्लिम्स, बाकी में 2% में अन्य लोग भी हैं। और यूक्रेन में जैसे हमने पहले ही बताया कि रशिया की तरह ऑर्थोडॉक्स चर्च के बहुत बड़ी संख्या में अनुयायी हैं, बहुत सारे एथिस्ट भी हैं वहाँ पर, क्योंकि इट वॉज ए कम्युनिस्ट कंट्री। तो बहुत धार्मिकता नहीं है वहाँ पर, हालांकि बड़े बड़े चर्च हैं और बहुत दर्शनीय चर्च है वहाँ पर। तो इस तरह से बहुत सारे यूक्रेनी बाहर भी रहते हैं, पोलैंड में भी 20 लाख यूक्रेन के लोग रहते हैं। बहुत सारे यूक्रेन के लोग रशिया में भी रहते हैं, जैसे रशियंस यहाँ रहते हैं 70%। इस तरह बहुत सारे यूक्रेन के लोग रशिया में भी रहते हैं। जैसे मैंने बताया ये तो भाई हैं पुराने, एक ही नस्ल है, एक ही जात है, एक ही धर्म रहा है इनका। तो यही पुतिन का कहना है कि हम तो एक ही लोग हैं, हम ये सब रशियन एम्पायर के हिस्से हैं और यही भूत राष्ट्रपति पुतिन के सर पर सवार है। वहाँ जो अल्ट्रा नेशनलिस्ट है वो पुराने रूसी साम्राज्य का सपना देख रहे हैं, इसीलिए जॉर्जिया पर हमला किया था। ये लड़ाई चेचेनिया में भी हुई ज़बरदस्त, वहाँ भी बहुत सारी तकलीफें वहाँ रूसी फौज को उठानी पड़ी। शुरू में तो उन्हें हार ही मिली, बाद में अल्टीमेटली उन्होंने चेचेनिया को जीत लिया और अब चेचेनिया रूस के साथ ही है, वो अलग नहीं हुआ है। तो यूरोप के पटल पर जो सबसे ज़्यादा गेहूँ पैदा करने वाले 2 मुल्क हैं, वो पहला यूक्रेन है और दूसरा रूस है। रूस की बहुत सारी धरती तो बर्फ से ढकी है, आप जानते हैं, पूरा साइबेरिया, लेकिन यूक्रेन बहुत ज़्यादा गेहूँ पैदा करता है, इसलिए इसको यूरोप की ब्रेड बास्केट भी करार दिया जाता है, इसे ब्रेड बास्केट। तो यूक्रेन में करीब करीब समझिए कि इस तरह की भौगोलिक स्थितियां हैं। पानी कम है, हालांकि एक तरफ उसके
दक्षिण के अंदर जैसे मैंने बताया कि सागर है, ओजोव सागर है, ब्लैक सी है, और एक तरफ 2000 ऊंची 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 पर्वत श्रृंखलाएं हैं, कैप्टियन और हौरला की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। एक तरफ समुद्र है, भारत जैसी स्थिति आप समझिए, एक तरफ समुद्र है, एक तरफ पहाड़ है। तो बड़े रमणीय पर्वत श्रृंखलाएं और दुनिया भर के टूरिस्ट को इसलिए बहुत बहुत ज़्यादा आकृष्ट करता है। बहुत 1 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं उस देश में। जब से युद्ध चला है, जब से वो टूरिज्म तो ख़त्म हो गया, करीब 6 महीने हो गए, उसके पहले की बात मैं बता रहा हूँ। और बहुत ही कैफ़े बहुत सारे हैं। कीव के अंदर जाइए तो आपको 1500 से अधिक कैफ़े मिल जाएंगे, 1500 से अधिक। एल्कोहल की खपत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा दारू पीते हैं वहाँ के लोग। 6वां देश है दुनिया का, छोटा सा देश है, 4.5 करोड़ का, देखिए 6वां नंबर आ रहा है शराब पीने में। और यूक्रेन की प्रति औसत आय भी बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने बताया, गेहूं का ब्रेड बास्केट है, बहुत बड़ा एक्सपोर्ट करता है अफ्रीका को, और मिडिल ईस्ट को भी वहाँ से बहुत बड़ा गेहूं जाता है, थ्रू ब्लैक सी जाता है। और करीब करीब समझिए कि सालाना आमदनी वहाँ $40,000 प्रति वर्ष है, प्रति व्यक्ति आमदनी। प्रति व्यक्ति आमदनी, आप जानते हैं इंग्लैंड में प्रति व्यक्ति आमदनी है $45,000। तो उसी के समकक्ष करीब करीब यूरोपियन जो संपन्न देश हैं यूरोप के, उसी के समकक्ष यहाँ पर प्रति व्यक्ति आमदनी है। और जैसे मैंने बताया, सोवियत यूनियन के वक्त से बहुत संपन्न था, बड़े बड़े लीडर्स वहाँ सोवियत यूनियन के लीडर्स बने और बड़ा विकास भी हुआ। और 1991 में जैसे मैंने बताया, 24 अगस्त 1991 को सोवियत रिपब्लिक ऑफ यूक्रेन का लीडर थे लियोनिड क्राउचक। लियोनिड क्राउचक ये सबसे बड़े लीडर हुआ करते थे उस समय यूक्रेन की कम्युनिस्ट पार्टी के। उन्होंने बाकायदा सोवियत संघ से अलग होने की घोषणा की और येल्सिन के साथ उनका एक समझौता हुआ और लियोनिड क्राउचक ने उस पर दस्तखत किए। 1994 में यूक्रेन के पास एक बड़ा जखीरा होता था। मैंने बोला इट्स ए पार्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सोवियत यूनियन, जिसमें 15 देश जिससे अलग हुए, अब तो अकेला रूस रह गया है। तो यूक्रेन के पास बड़ा परमाणु बमों का जखीरा था, ऐसे ही जो है कजाकिस्तान के पास भी था। उन्होंने परमाणु बम का जखीरा सौंप दिया 1994 में। और लियोनिड कुचमा नाम के एक दूसरे लीडर पैदा हुए वहाँ, बड़े लीडर बने, वो भी बड़े लीडर थे, उस वक्त भी कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े लीडर थे। उन्होंने लियोनिड क्राउचक को हरा दिया। अब लोकतंत्र आ गया, साम्यवाद तो रहा नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी की डिक्टेटरशिप खत्म हो गई। इट्स ओपन डेमोक्रेसी नाउ इन यूक्रेन सिंस 1991, इट हैज बिकम ए डेमोक्रेटिक कंट्री। तो उसी साल जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति रहे वो लंबे वक्त तक। इसके बाद एक और लीडर ने जन्म लिया वहाँ पर, सत्ता नशीन हुआ। उसका नाम था विक्टर यानुकोविच। याद कीजिए इस नाम को, हमारे विद्यार्थियों के लिए बड़ा नाम जरूरी है ये, विक्टर यानुकोविच। ये जो लीडर था ये प्रो सोवियत यूनियन था, ये भी कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर था पुराना। और ये चाहता था कि यूक्रेन की और के साथ ज़्यादा दोस्ती रहे, पश्चिम राष्ट्रों के साथ ना रहे। तो ये बात प्रो रशिया। और उन पर चुनाव में धांधली के भी आरोप लगे। ये भी आरोप लगे कि उनको रशियन हेल्प से उनको वो सत्ता नशीन हुए। और 2008 में अचानक नाटो ने कहा कि वो तैयार है। जो पुराने लीडर थे यानुकोविच से, जो पहले लीडर थे, वो चाहते थे नाटो के साथ मिलना। तब नाटो विचार कर रहा था, नाटो संगठन। लेकिन 2008 में उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं। और 2010 का चुनाव फिर जीत लिया विक्टर यानुकोविच ने। यूलिया टिमोशेंको एक लीडर थे वहाँ के, डेमोक्रेटिक लीडर थे, उनको हरा दिया। तो ये दोबारा सत्ता नशीन हो गए। तो 2004 से लेकर फिर 2010 का चुनाव उन्होंने फिर जीत लिया। और उन्होंने क्या किया, 2012 में एक व्यापारिक समझौता जो हुआ था वो नष्ट कर दिया पश्चिमी राष्ट्रों के साथ, यूरोपीय संघ के साथ हुआ था। दैट इज कॉल्ड यूरोपियन यूनियन। आप जानते हैं ना, यूरोपियन यूनियन है जिसमें ज़्यादातर यूरोप के राष्ट्र हैं, अधिकतर राष्ट्र हैं। और वो एक ट्रेड ट्रीटी थी, इट वाज डिसॉल्व्ड। और उन्होंने रूस के साथ एक समझौता कर लिया। इसके विरोध में क्या हुआ कि उनके जो विरोधी थे, जिनको कहा जाता है दे वर आल्सो बैक्ड बाय द अमेरिकन नाटो फोर्सेस, जो यूरोपियन यूनियन भी थी उसमें शामिल, जो यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे राष्ट्र जो है वो नाटो के सदस्य हैं, आप जानते ही हैं। तो उन्होंने क्या किया कि सरकार विरोधी प्रदर्शन आरंभ हो गए। नवंबर 13 को ये सब शुरू हुआ और विक्टर
यानुकोविच की हुकूमत को ख़तरा पैदा हो गया, और इतना बड़ा ख़तरा पैदा हो गया कि वो उसकी उसकी नींवें हिल गई। तो ही वॉज ए इलेक्टेड प्रेसिडेंट। जैसे मैंने बताया 2010 में उनका चुनाव था, लेकिन मॉस्को के साथ आर्थिक संबंध मजबूत करने और इधर जो आर्थिक जो ट्रेड पैक्ट था यूरोपियन यूनियन का, उसको उसको ख़त्म करने पर लाखों लोग निकल आए। उन्होंने इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर ज़बरदस्त एक प्रदर्शन किया, और जिसमें 70 से अधिक मारे गए और 500 से ज़्यादा इंजर्ड हुए बुरी तरह। तो ही हैज़ बिकम डिसपॉपुलर। तो 2014 फरवरी आते आते विक्टर यानुकोविच को सत्ता से हटा दिया गया और उन पर एक महाभियोग चलाने का आदेश संसद ने दिया। ही लॉस्ट हिज मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट ऑफ यूक्रेन। तो इस तरह से उनकी जगह पर अचानक जब उनका पतन हुआ तो संसद का जो स्पीकर था उस समय, उसको ये एक टेम्परेरी प्रेसिडेंट बना दिया गया। उसका नाम था अलेक्जेंडर तुर्चिनोव। ही वाज मेड ए काम चलाओ, कहते हैं ना, राष्ट्रपति बना दिया जाता है, अस्थायी राष्ट्रपति। तो ये छोड़कर भाग गया, ये भाग गए रूस। यानुकोविच बिकेम सो मच डिसपॉपुलर, हालांकि उनके समर्थकों की वहाँ कमी नहीं थी। टू टाइम ही वाज इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन, लेकिन उस समय उनको सत्ता छोड़नी पड़ी। और उसके नतीजे में क्या हुआ कि रूस चिढ़ गया बहुत ज़्यादा यूक्रेनियों से। ये इसकी बैकग्राउंड बता रहे हैं हम आपको। यूक्रेन और रूस की जो आज टसल है, जो युद्ध देख रहे हैं, इसकी जड़ें कहाँ पर हैं? इसकी जड़ें बहुत पीछे हैं। और 24 फरवरी 14 को रूस ने क्या किया कि क्राइमिया जिसको कहते हैं, कुछ लोग क्राइमिया कहते हैं, कुछ लोग क्रीमिया कहते हैं, हम लोग क्रीमिया कहते हैं उसको। यूरोप के लोग दूसरे नामों से पुकारते हैं, अलग अलग उच्चारण है ना हर क्षेत्र के लिए। तो यूक्रेन का जो क्रीमिया प्रायद्वीप है, एक आइलैंड है, उस पर कब्जा कर लिया रूसी फौजों ने। बिल्डिंगों पर कर लिया, संसद पर कब्जा, और इस तरह से एक तरह का कैप्चर कर लिया। क्रुश्चेव के समय में इसको दिया गया था। इट वॉज ए पार्ट ऑफ द रशियन रिपब्लिक। देयर आर सो मेनी रिपब्लिक्स, देयर वर 15 रिपब्लिक्स ऑफ सोवियत यूनियन, वन रिपब्लिक वाज यूक्रेन। तो इट वॉज गिवन बाय रशियन रिपब्लिक टू द यूक्रेनिक सोवियत रिपब्लिक, दैट इज कॉल्ड सोवियत रिपब्लिक। तो क्रीमिया हवाई अड्डे पर सब पर कब्जा हो गया और वो जड़ बनी असली युद्ध की। तब बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए यूरोपियन राष्ट्रों ने, नाटो राष्ट्रों ने, अमेरिका ने, जो भी उनकी शक्तिशाली राष्ट्र थे जो रूस के विरुद्ध थे उस समय। ये बहुत सारे, इस समय आप यकीन करेंगे 11,000 प्रतिबंध हैं रूस पर। 11,000 सैंक्शंस वर इम्पोज्ड ऑन रशिया बाय वेस्टर्न नेशंस। तो इस तरह से ये जड़ें जम गई इस लड़ाई की असली जड़ जमी 2014 में, जबकि क्रीमिया पर आधिपत्य किया था। यूक्रेन के मन में तब से ही एक भावना थी कि अपनी रक्षा कैसे करें इस महाशक्ति से रक्षा, क्योंकि ये महाशक्ति बनता जा रहा धीमे धीमे। वो रूस नहीं है जो येल्सिन के समय था, ये पुतिन का रूस है, जो आक्रामक रूस है, जिसने हमला किया है जॉर्जिया पर, जिसने चेचेनिया को हराया है। तो उन्हें खतरा था कि हमारे साथ भी ये हुआ, क्रीमिया तो छीन लिया। जो रूसी बाहुल्य वाले इलाके हैं दक्षिण, जो बाद में जो विद्रोह भी कर रहे थे क्रीमिया के आधिपत्य के बाद, उन पर भी ये रूस कब्जा कर लेते कहा। तो इसीलिए उन्होंने ये फैसला किया। वहाँ की सरकार जब इसकी आई वाल्डोमिर जेलेंस्की की, उन्होंने सोचा कि हम नाटो के सदस्य बन जाएं, क्योंकि नाटो के सदस्य बिना तो नाटो फोर्सेज आएंगे नहीं। नाटो की सैन्य संधि में शर्त है कि अगर आप नाटो के सदस्य हैं तभी जो है नाटो फोर्सेज दखलंदाजी देंगी युद्ध के अंदर, तभी आपकी रक्षा के लिए आएंगी। अगर आप सदस्य नहीं हैं तो वो नहीं आएंगी। तो जहाँ जहाँ भी नाटो फोर्सेज गई हैं वहाँ इसीलिए गई हैं क्योंकि उन पर हमला हुआ है। जब अमेरिका पर हमला हुआ था, आपको याद होगा, अफगानिस्तान से हमला हुआ था ना, जिसके लिए ओबामा को लादेन को जिम्मेदार ठहराया गया था, तब अफगानिस्तान में दखलंदाजी दी थी। इराक पर भी इसलिए हमला हुआ क्योंकि ये कहा गया कि इराक जो है वो तैयारी कर रहा है हमले की नाटो कंट्रीज पर। तो ये तो एक लंबी कहानी है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि हम लोग नाटो के सदस्य बनेंगे, और पुतिन नहीं चाहते थे कि किसी भी दम पर ये लोग नाटो के सदस्य बन जाए, क्योंकि क्रीमिया छीन चुका था वो उनसे, और वो इलाके भी छीनने थे जहाँ पर रूसी बहुमत है। जिन इलाकों पर मैंने बताया 70% रशियंस आर लिविंग इन यूक्रेन, और दे आर पर्टिकुलरली फोकस्ड, concentrated in few areas, though was situated in
सदर्न सदर्न यूक्रेन। तो बाद में उनकी चर्चा करेंगे, अभी जब युद्ध की पूरी पूरी तरह चर्चा करेंगे तब उनकी चर्चा करेंगे। तो अभी हमला हो गया, और जब हमला हो गया 23 फरवरी को, तो अब जो है यूक्रेन तो अकेला खड़ा रह गया। यूक्रेन के पास तो कोई रक्षा करने के लिए आया, क्योंकि इट वॉज नॉट ए मेंबर ऑफ नाटो कंट्रीज। इसके पहले जो है बहुत सारी घटनाएं हो चुकी थी, जिसमें मैंने बताया कि सेना तैनात कर दी गई थी, 1 लाख फौज भेज दी गई थी। और 2017 में जैसे मैंने अभी बताया, जेलेंस्की वॉज इलेक्टेड। ही वॉज ए कॉमेडियन, he was not a politician. He became so much popular in Ukraine that he was elected as a president, क्योंकि वो तो एक किरदार निभाते थे जोकर का, कॉमेडियन का, जिसमें वो राष्ट्रपति का रोल करते थे। लोगों को बड़े पसंद आए। ही नॉट ए सीजन पॉलिटिशियन। तो वो होता है कई बार ऐसा इतिहास में कि अचानक कोई व्यक्ति हीरो बन जाता है किसी देश का, जबकि कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि भी नहीं होती उसकी। तो ऐसा भी कभी कभी इतिहास जो है करवट लेता है। तो ऐसा जेलेंस्की के साथ भी हुआ। वोलोदिमीर जेलेंस्की राष्ट्रपति बन गए, और उन्होंने क्या किया कि यूरोपियन यूनियन के साथ दोबारा इस्टेब्लिश कर लिए वो संबंध जो 2012 में ख़त्म कर दिए थे यानुकोविच ने। याद कीजिए, जिनका तख्ता उलट दिया था 2014 में। उसके बाद ही क्रीमिया पर कब्जा हुआ, मार्केट खोल दिए गए, वीज़ा मुक्त यात्राएं कर दी गई सारे यूरोप के लिए। कोई भी यूरोप का यात्री आए वहाँ मुक्त करे। कनेक्टेड तो है सारा यूरोप से वो, बाई रोड बाई ट्रेन्स। यूक्रेनियन ऑर्थोडॉक्स चर्च को आधिकारिक तौर पर मान्यता भी दे दी गई। जो ऑर्थोडॉक्स चर्च मैंने बताया ना, दे आर द फॉलोवर्स ऑफ ऑर्थोडॉक्स चर्च। रशियंस आर ऑल्सो फॉलोवर। उसको रिकॉग्निशन नहीं थी, क्योंकि यूक्रेन वाज ए कम्युनिस्ट रिपब्लिक। उसमें नास्तिकता का बड़ा प्रचार था। चर्च वर्च सब बंद हो गई थी। यूरोप में वैसे भी चर्च बहुत कम है, और ज़्यादातर म्यूजियम बन चुकी हैं। ज़्यादातर एथिस्ट लोग वहाँ पर हैं, ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस नहीं मानते क्रिश्चियनिटी को। आप जानते हैं इस बात को अच्छी तरह। इसे रूस बहुत